ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम, अध्याय 331, संघर्ष का समाधान। शो समाप्त। मैं तुम्हें हरा तो नहीं सकता, लेकिन आज मैं रानी मेडुसा की रक्षा अवश्य करूंगा। परिष्कृत व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, उसकी आवाज़ अभी भी कमज़ोर थी। हालांकि इन शब्दों ने रानी मेडुसा के दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे नहीं छोड़ा। रानी मेडुसा के आकर्षक लाल होंठ एक मोहक मुस्कान में बदल गए, जिससे पहली बार उसके मोती जैसे सफ़ेद दांत दिखाई दिए। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा बर्फीला भाव नहीं रहा। रानी मेडुसा की प्रतिक्रिया देखकर सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग ने आश्चर्य का संकेत देते हुए कहा, महाराज, आपको आखिरी बार मुस्कुराए हुए कितना समय हो गया है? ... ऐसा लगता है कि आप मौत तक लड़ना चाहते हैं। परिष्कृत व्यक्ति के शब्दों को सुनकर बूढ़े का चेहरा काला पड़ गया। मौत तक लड़ना जरूरी नहीं है, शायद हम बातचीत कर सकें, परिष्कृत व्यक्ति ने बोलते हुए सोचा। बातचीत? परिष्कृत व्यक्ति की बातें सुनकर बूढ़े ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। रानी मेडुसा और सर्प पीपल जनजाति के महान बुजुर्ग को भी भ्रम की स्थिति महसूस हुई। उनकी निगाहें परिष्कृत व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। वास्तव में, जबकि मैं रानी मेडुसा को चाहने के आपके सटीक उद्देश्यों को नहीं जानता, मैं आपको कुछ बेहतर दे सकता हूं। परिष्कृत व्यक्ति ने सिर हिलाया। यदि आप चाहते हैं कि मैं रानी मेडुसा को छोड़ दूं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कुछ और आकर्षक दे सकते हैं या नहीं। बूढ़े ने सूखी हंसी हंसी। इस बोतल में एक डू वेनेरेट पिल है, जिसने 5 रंगीन पिल लाइटनिंग को सहन किया है और एक डू वेनेरेट को 1 स्टार तक बढ़ा सकता है। क्या यह आपकी रुचि है? बूढ़े के बोलने के बाद परिष्कृत व्यक्ति के हाथ में एक काली जेड बोतल दिखाई दी। एक डू वेनेरेट पिल? आपके पास इतनी असाधारण गोली कैसे हो सकती है? परिष्कृत व्यक्ति के हाथ में काली जैड की बोतल देखकर बूढ़े ने लालसा का एक निशान दिखाया। उसकी सांस भी थोड़ी भारी हो गई। एक गोली जो एक डू वेनेरेट विशेषज्ञ को 1 स्टार से ऊपर उठा सकती है। परिष्कृत व्यक्ति की पेशकश को जानकर रानी मेडुसा मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में एक असामान्य चमक दिख रही थी। अब तक रानी मेडुसा को यकीन हो गया था कि ये दोनों ही डू वेनेरेट विशेषज्ञ थे और कोई साधारण व्यक्ति नहीं। परिष्कृत व्यक्ति के पास एक स्वर्गीय ज्वाला और ऐसी चमत्कारी गोली दोनों का होना उसकी ताकत को दर्शाता है, जबकि सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति की शक्ति परिष्कृत व्यक्ति से अधिक थी, जिससे यह विचार करना और भी भयानक हो गया। ... यदि आपने अपना मन बना लिया है, तो कसम खाएं कि इस डू वेनेरेट गोली को प्राप्त करने के बाद आप 1 सदी तक सांप लोगों की जनजाति पर हमला नहीं करेंगे। परिष्कृत व्यक्ति ने अपनी स्थिति बताते हुए जैड की बोतल उठाई। सांप लोगों की जनजाति पर हमला नहीं करना? यह असंभव है। सांप लोग जनजाति वर्तमान में जियामा साम्राज्य पर एक बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर रही है। मैं कैसे चुप रह सकता था? बूढ़े ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। रानी मेडुसा? बूढ़े के शब्दों को सुनकर परिष्कृत व्यक्ति ने एक भान उठाए, रानी मेडुसा को देखा जो उसके पीछे थोड़ी दूर पर थी, और फिर शांति से कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि रानी मेडुसा खुद स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। हाँ, ये सच है। तो मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ, आपके द्वारा दी गई डू वेनेरेट पिल प्राप्त करने के बाद मैं 1 सदी तक रानी मेडुसा या स्नैक पीपल जनजाति पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करूँगा। बूढ़े ने दिल खोलकर हंसा, फिर अपनी प्रतिज्ञा की। हालांकि इस दुनिया में स्वर्गीय दाव जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कोई शपथ का पालन करता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये प्रतिज्ञा पहले से ही वैध नहीं थी, क्योंकि अवतार द्वारा पकड़ी गई काली जेड बोतल में डू वेनेरेट पिल बिल्कुल भी नहीं थी। ये सिर्फ एक युक्ति थी जो बूढ़े ने लड़ाई को समाप्त करने के लिए मौके पर सोची थी, खासकर तब जब अवतार को अब विश्वास हासिल करने के लिए घायल होने की ज़रूरत नहीं थी। जब बूढ़े ने शपथ ली तो परिष्कृत व्यक्ति ने बहुत संतुष्ट भाव प्रदर्शित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे अपने हाथ में जैड बोतल बूढ़े को फेंक दी। काली जैड की बोतल प्राप्त करते ही बूढ़े की आंखों में चमक आ गई, जैसे ही उसने धीरे से ढक्कन खोला। लेकिन उसने जल्दी से उसे फिर से बंद कर दिया। परिष्कृत आदमी और रानी मेडुसा पर एक नज़र डाली और फिर स्वर्गीय ज्वाला से बने बैंगनी रंग के किलिन को निर्णायक रूप से अपने शरीर में वापस ले लिया और लियू लिंग और जियाओ जिन की ओर बढ़ गया। उपकारकर्ता? बूढ़े के जाने के बाद रानी मेडुसा ने थोड़ी कांपती आवाज़ में परिष्कृत आदमी को पुकारा। ये सुनकर परिष्कृत आदमी धीरे से मुड़ा। उसने देखा कि रानी मेडुसा पहले से काफ़ी अलग दिख रही थी। हालांकि उसका रूप अभी भी उतना ही आकर्षक था, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोमलता और भेद्यता के कुछ निशान थे। एक ऐसा व्यवहार जो आमतौर पर ठंडी और अलग रहने वाली रानी मेडुसा पर पहले कभी नहीं देखा गया था। उपकारकर्ता, क्या आप ठीक हैं? रानी मेडुसा ने चिंता के साथ परिष्कृत आदमी की छाती पर बूढ़े द्वारा छोड़े गए मुट्ठी के निशान को देखा। ये बस एक मामूली चोट है, कोई गंभीर बात नहीं है।
परिष्कृत आदमी सहजता से मुस्कुराया, शांत स्वर में बोला। हालांकि रानी मेडुसा की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि परिष्कृत आदमी उतना सुरक्षित नहीं था जितना वह दिख रहा था। उस झटके ने उसे बहुत चोट पहुंचाई होगी। ये सोचकर रानी मेडुसा का दिल और अधिक अपराध बोध से भर गया और उसने धीमी आवाज में विलाप किया, दाता, ये सब मेरी कमजोरी के कारण है। मैं आपकी मदद नहीं कर सका और यहाँ तक कि आपको इतनी कीमती गोली भी खोनी पड़ी। रानी मेडुसा, आपको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की प्रतिभा के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ, आप भविष्य में पौराणिक 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित हो सकते हैं। जब वह समय आएगा तो आपके पास पूरे डूक्यू महाद्वीप में एक स्थान होगा और सांप लोगों की जनजाति आपकी वजह से फलेगी फूलेगी। परिष्कृत आदमी ने उसके शब्दों में निराशा को महसूस करते हुए उसे सांत्वना दी। 9 रंग वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर। परिष्कृत व्यक्ति की बातें सुनकर रानी मेडुसा के गुलाबी होंठ थोड़े से खुले, उसकी आंखों में आशा की एक झलक और कुछ उलझन चमक उठी। सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग की प्रतिक्रिया और भी तीव्र थी, उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। आप 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के बारे में कैसे जानते हैं? ये हमारे सांप लोगों की जनजाति का एक रहस्य है, रानी मेडुसा ने धीरे से पूछा। हाँ, 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर आम लोगों के लिए एक रहस्य हो सकता है, लेकिन हमारे स्तर पर इसके बारे में जानना मुश्किल नहीं है। ये कुछ प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है, परिष्कृत व्यक्ति ने बेपरवाही से समझाया। उसकी व्याख्या सुनकर रानी मेडुसा और महान बुजुर्ग चुप हो गए। परिष्कृत व्यक्ति के रहस्योद्घाटन ने उन्हें इतना स्तब्ध कर दिया था कि वे उससे सवाल नहीं कर सकते थे। वरिष्ठ, आपने पहले उल्लेख किया था कि महामहिम के लिए पौराणिक 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित होने का एक तरीका है। क्या ये सच है? सर्प जनजाति के महान बुजुर्ग ने, जिनके शरीर पर अभी भी जलने के निशान थे, उत्साहित होकर उस सुसंस्कृत व्यक्ति से पूछा। अध्याय 332, शिष्य बनाना, रानी मेडुसा को वश में करना। वरिष्ठ, आपने पहले उल्लेख किया था कि महारानी के लिए सांप लोगों की जनजाति के पौराणिक 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित होने का एक तरीका है। क्या ये सच है? सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग ने अभी भी ध्यान देने योग्य जलने के निशानों के साथ परिष्कृत व्यक्ति से उत्साहपूर्वक पूछा। महान बुजुर्ग के प्रश्न को सुनकर परिष्कृत व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन उसे अंगूठा दिखाया। किसने सोचा होगा कि सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग मेरी योजनाओं में कई बार मेरी सहायता करेंगे। इस समय रानी मेडुसा की जिज्ञासु आंखों को अपने ऊपर टिका हुआ देखकर परिष्कृत व्यक्ति प्रसन्न हुआ लेकिन शांत रहा और उसने कहा, मैं 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर में विकसित करने के कुछ तरीके जानता हूँ। हालांकि आपकी वर्तमान शक्ति के साथ आपके पास ये तरीका होने पर भी सफल होना बहुत मुश्किल होगा। एक पल के लिए रुककर और रानी मेडुसा के चेहरे पर भावों को देखते हुए उसने आगे कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुम्हारे 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की प्रतिभा को महत्व देता हूं और तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। समय के साथ मेरे मार्गदर्शन में तुम निस्संदेह महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन जाओगे। तब तक सांप लोग जनजाति इस बंजर टैगोर रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। परिष्कृत व्यक्ति अच्छी तरह से जानता था कि सांप लोग जनजाति रानी मेडुसा के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने अंत में उनकी वर्तमान जीवन स्थितियों पर जोर दिया। मुझे अपना शिष्य बनाओ, तो यही कारण है कि उसने मुझे बचाया। परिष्कृत व्यक्ति की बातें सुनने के बाद रानी मेडुसा के विचार बेहद जटिल थे। हालांकि इस स्पष्टीकरण ने उसके कुछ संदेहों को दूर कर दिया, लेकिन इससे उसे थोड़ी निराशा भी हुई। महाराज, सीनियर के लिए आपको अपना शिष्य बनाने का यह एक दुर्लभ और महान अवसर है, सर्प पीपल जनजाति के महान बुजुर्ग ने रानी मेडुसा की चुप्पी देखकर उत्साह से कहा। ये देखकर कि महान बुजुर्ग कितनी लगन से उसकी मदद कर रहे थे, परिष्कृत व्यक्ति यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसे इनाम के तौर पर उसे और भी बेहतर उपचार की गोली देनी चाहिए थी। महाराज, अब और संकोच न करें, जल्दी से सीनियर के प्रस्ताव को स्वीकार करें, महान बुजुर्ग ने आग्रह किया। दाता, मैं अभी तक आपका नाम भी नहीं जानता। महान बुजुर्ग के आग्रह के बीच रानी मेडुसा हिचकिचाई। निर्णय लेने के बजाय उसने परिष्कृत व्यक्ति की पहचान के बारे में पूछताछ की। उसका सवाल सुनकर परिष्कृत व्यक्ति ने मंद मंद मुस्कुराया और धीरे से कहा, मेरा नाम गु फैंगशेंग है। जो लोग मुझे जानते हैं वे आमतौर पर मुझे अल्कमी वेनेरेट गु फैंगशेंग कहते हैं। अल्कमी वेनेरेट गु फैंगशेंग, रानी मेडुसा ने मन ही मन नाम दोहराया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। मैं अल्कमी वेनेरेट से विनती करती हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना लें। रानी मेडुसा शिष्य बनाने के बारे में मानव दुनिया के कुछ रीति रिवाजों से वाकिफ थी। उसके जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए शिष्य बनाना, वह उससे जुड़ने की भीख मांगने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। इस समय आमतौर पर जिद्दी रानी मेडुसा ने अपना गर्व भरा सिर नीचे किया, अपने घुटनों को मोड़ा और गु फैंगशेंग के सामने घुटने टेक दिए। रानी मेडुसा को अपने सामने घुटने टेकते देखकर गु फैंगशेंग भावुक हो गया।
वह जानता था कि एक बार यह महिला किसी चीज़ पर फैसला कर ले तो वह उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए वह तुरंत सहमत नहीं हुआ। मैं अल्कमी वेनेरेट से विनती करती हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना लें। गु फैंगशेन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर रानी मेडुसा ने अपना सिर नीचे किया और अपनी विनती दोहराई। मैं कीमिया वेनेरेट से विनती करती हूँ कि मुझे अपना शिष्य बना लें। जब रानी मेडुसा ने जमीन पर घुटने टेके और तीसरी बार बात की तो गु फैंगशेन ने आखिरकार धीरे से कहा, चूंकि तुम मेरी शिष्य बनने के लिए इतनी दृढ़ निश्चयी हो, इसलिए मैं गु फैंगशेन तुम्हें आज अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। ये देखकर कि गु फैंगशेन उसे अपना शिष्य बनाने के लिए सहमत हो गया है, रानी मेडुसा की आंखें खुशी से भर गईं और वह मोहक मुस्कान के साथ बोली, शिष्य गुरु को नमस्कार। उठो, अब से याद रखो कि घुटने टेकने की रस्म दोबारा मत करो। गु फैंगशेन ने रानी मेडुसा को खड़े होने का संकेत देने के लिए हल्के से अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, धन्यवाद गुरु। सम्मानपूर्वक उनका फिर से धन्यवाद करने के बाद रानी मेडुसा धीरे से खड़ी हो गई। इस समय उसके बगल में सर्पलोक जनजाति के महान बुजुर्ग पहले से ही खुशी से झूम रहे थे। यह अद्भुत है, महारानी के इतने मजबूत व्यक्ति से जुड़े होने के कारण सर्पलोक जनजाति का भविष्य आशाजनक लग रहा है। ... चूंकि तुम मेरी शिष्या बन गई हो, इसलिए अब तुम्हें रानी नहीं कहा जा सकता। आज मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, गु फैंगशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कृपया एक नाम दें गुरु। रानी मेडुसा ने गु फैंगशेन के सुझाव पर तुरंत सहमति जताई, थोड़ी प्रत्याशा महसूस करते हुए। कै लिन के बारे में क्या ख्याल है? गु फैंगशेन ने धीरे से सुझाव दिया। कै लिन। जैसे ही उसने चुपचाप अपने दिल में नाम दोहराया, रानी मेडुसा ने कोई प्रतिरोध महसूस नहीं किया और खुशी से कहा, ये नाम देने के लिए धन्यवाद गुरु। अब से मुझे कै लिन कहा जाएगा। कैर, तुमने अभी अभी मेरे और उस सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के बीच हुए समझौते को सुना होगा, गु फैंगशेन ने रानी मेडुसा को अपना शिष्य बनाने के बाद शांतिपूर्वक कहा। मैं समझ गया गुरु, मैं तुरंत सेना को वापस ले जाऊंगा। कै लिन ने सिर हिलाया। आपको पहले सांप लोगों की जनजाति की सेना को वापस ले जाना चाहिए। मैं कुछ दिनों में आपको ढूंढने आऊंगा, गु फैंगशेन ने निर्देश दिया। ये कहने के बाद गु फैंगशेन के आसपास का स्थान अचानक हिंसक रूप से विकृत होने लगा। कै लिन और सांप लोगों की जनजाति के महान बुजुर्ग की चौकस निगाहों के सामने वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। गुरु चले गए हैं। गु फैंगशेन को जाते हुए देखकर कै लिन ने अपने आप से बड़बड़ाया, फिर महान बुजुर्ग की ओर मुड़ी और कहा, महान बुजुर्ग, यहाँ उस सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ ये बहुत खतरनाक है। हमें अपने सभी लोगों को जल्दी से वापस बुलाना चाहिए। हाँ, महान बुजुर्ग ने भारी सिर हिलाया। फिर वह और कै लिन प्रकाश की किरणों में बदल गए, स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर स्नैक पीपल जनजाति के शिविर की ओर बढ़ गए। कुछ ही समय में वे पीछे हटते हुए स्नैक पीपल जनजाति की सेना के साथ मिल गए। यह महारानी और महान बुजुर्ग हैं। जब उन्होंने दो आकृतियों को आते देखा तो स्नैक पीपल जनजाति की सेना में जयकार गूंज उठी। मेबास, यू मेई, जल्दी से सेना को हमारे क्षेत्र में वापस ले आओ। स्नैक पीपल जनजाति के 4 नेताओं के पास पहुंचने पर कै लिन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के पीछे हटने का आदेश दिया। रानी मेडुसा अब कै लिन का आदेश सुनकर मेबास और अन्य हैरान रह गए। पहले महान बुजुर्ग ने केवल 100 मील पीछे हटने का आदेश दिया था, लेकिन अब रानी मेडुसा उन्हें रेगिस्तान में गहरे पीछे हटने का आदेश दे रही थी। क्या वे अब जियामा साम्राज्य पर हमला नहीं कर रहे थे? भ्रमित होने के बावजूद स्नैक पीपल जनजाति में से किसी ने भी रानी मेडुसा के आदेश का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर रुकने के बाद चारों नेताओं ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जैसा आपका आदेश। अध्याय 333, स्वर्गीय दानव कठपुतलियों की गुप्त कला सिखाना। यू मेई, यहाँ आओ। जैसे ही 4 सांप लोगों के नेता जाने की तैयारी कर रहे थे, रानी मेडुसा ने यू मेई को आवाज़ लगाई। रानी मेडुसा के शब्दों को सुनकर यू मेई रुक गई और अपनी जगह पर खड़ी रही। एक पल के लिए यू मेई को ध्यान से देखने के बाद रानी मेडुसा ने अचानक कई हाथ की मोहरें बनाईं और लाल डुकी हुई ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह यू मेई के शरीर में प्रवाहित हुआ। यू मेई की मेरिडियन को सील करने वाले सुनहरे धागे इस लाल ऊर्जा के प्रभाव में जल्दी से घुल गए। जियोजिन द्वारा डाली गई मुहर विशेष रूप से गहरी नहीं थी, इसलिए रानी मेडुसा की मदद से यू मेई की सीलबंद ताकत तेजी से बहाल हो गई। धन्यवाद महामहिम। अपनी डूवान ताकत को वापस पाने के बाद यू मेई ने रानी मेडुसा को खुशी से प्रणाम किया। यू मेई, स्टोन डेजर्ट सिटी के ताकतवर लोगों द्वारा पकड़े जाने के दौरान तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। भविष्य में मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले मनुष्यों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। आमतौर पर जब स्नैक पीपल महिलाओं को मनुष्यों द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उन्हें अपमान और यातना का सामना करना पड़ता है, खासकर यू मेई जैसी किसी महिला को जिसके पास सील के कारण प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। इसलिए रानी मेडुसा को यू मेई के लिए बहुत दुख हुआ। महाराज, स्टोन डेजर्ट सिटी में मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया।
मेरी ताकत सील होने के बाद एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के युवा नेता ने मुझे अपने आंगन में ले जाकर मुझे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी। रानी मेडुसा के शब्दों को सुनकर यूमेई एक पल के लिए झिझकी, उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी, और फिर धीरे से समझाया। ओह, तुम्हारा मतलब उस युवक से है जो आकार बदलने वाले जानवर योद्धा के साथ था। यूमेई की व्याख्या सुनकर रानी मेडुसा ने आश्चर्य से जवाब दिया। रानी मेडुसा ने लियू लिंग और शियाओ जिन से पहले ही जान लिया था कि उनमें से एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का शिष्य था और दूसरा सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति द्वारा पाला गया एक आकार बदलने वाला जानवर था। हाँ, वह वही है। यूमेई ने सम्मानपूर्वक रानी मेडुसा के प्रश्न का उत्तर दिया। हालांकि जाने से पहले उस युवक ने मेरे जीवन का उपयोग मोबासी और अन्य लोगों को स्टोन डेजर्ट सिटी पर कभी आक्रमण न करने की शपथ दिलाने के लिए किया। यूमेई ने कहा। मैंने शुरू में सोचा था कि उस लड़के का स्वभाव अच्छा था क्योंकि उसने यूमेई के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन पता चला कि उसका कोई छिपा हुआ मकसद था। स्नैक पीपल कबीले के ग्रैंड एल्डर ने यूमेई की बातें सुनने के बाद असंतुष्ट होकर कहा। अपनी नाराजगी के बावजूद उसने लियू लिंग को कुछ भी करने का सुझाव नहीं दिया, ये जानते हुए कि लियू लिंग सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का शिष्य था जिससे वह बहुत डरता था। ग्रैंड एल्डर, चलो इन मामलों को अभी के लिए अलग रख देते हैं। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला और जियामा साम्राज्य के किले के पास हमारे कबीले के सदस्यों को अभी भी उन्हें वापस बुलाने के लिए आपकी आवश्यकता है। ग्रैंड एल्डर के बोलने के बाद अचानक रानी मेडुसा ने कहा। समझ गया। ग्रैंड एल्डर ने सहमति में सिर हिलाया, ये जानते हुए कि रानी मेडुसा को वरिष्ठ कीमिया वेनेरेट के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए जल्दी से मंदिर लौटने की आवश्यकता थी। उसके बाद रानी मेडुसा और स्नैक पीपल कबीले के ग्रैंड एल्डर ने अलग अलग कार्य करना शुरू कर दिया। स्टोन डेजर्ट सिटी में एल्डर ब्रदर मर्सिनरी ग्रुप के निवास पर लियू लिंग के छोटे से आंगन में लियू लिंग ये सुनकर बेहद उत्साहित था कि गुहे ने सफ़ेद वस्त्र वाले व्यक्ति से एक डू वेनेरेट गोली प्राप्त की थी। मास्टर, इसके साथ आपकी ताकत और भी अधिक दुर्जय हो जाएगी, लियू लिंग ने खुशी से कहा। इस बिंदु पर उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि गुहे की साधना पौराणिक डूजून क्षेत्र तक पहुंच गई थी। लियू लिंग के शब्दों के साथ सहमति में सिर हिलाते हुए गुहे ने फिर धीरे से कहा, हाँ, इस डू वेनेरेट पिल को प्राप्त करने के बाद मुझे लगभग 10 दिनों के लिए एकांतवास में जाना पड़ सकता है। आपको जल्दी से यहाँ चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहिए और फिर यूनलैंड संप्रदाय में वापस लौट जाना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको इनाम देने का वादा किया था, मैं इसे अब आपको दे दूंगा। गुहे के इन शब्दों से लियू लिंग का उत्साह और भी बढ़ गया और वह जल्दी से नीचे झुक गया। लियू लिंग के झुकने के बाद गुहे ने अपनी हथेली को धीरे से उसके सिर पर रखा। अब जबकि गुहे पहले से ही 5 सितारा डू वेनेरेट स्तर के शिखर पर था और लियू लिंग ने अभी अभी डू स्पिरिट स्तर को पार किया था, गुहे ने अपनी शक्ति को बहुत धीरे धीरे प्रसारित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि संचरण की गति लियू लिंग की क्षमता के भीतर थी। केवल 10 सेकंड में लियू लिंग की साधना 5 सितारा डू स्पिरिट स्तर तक पहुंच गई और गति में कोई कमी नहीं आई। 1 मिनट के बाद लियू लिंग की साधना सीधे 9 सितारा डू स्पिरिट स्तर के शिखर पर पहुंच गई। हालांकि 9 सितारा डू स्पिरिट का शिखर अभी तक लियू लिंग की शक्ति संचरण प्राप्त करने की सीमा तक नहीं पहुंचा था, गुहे अचानक रुक गया। चूंकि लियू लिंग ने कुछ दिन पहले ही डू स्पिरिट क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए बहुत कम समय के लिए एक ही क्षेत्र में रहने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। इसलिए गुहे ने लियू लिंग के यूनलैंड संप्रदाय में वापस लौटने के बाद भी उसे शक्ति संचारित करना जारी रखने की योजना बनाई। पहले से ही 9 सितारा डू स्पिरिट में पहले भी कई बार शक्ति संचार प्राप्त करने के बावजूद लियू लिंग इस समय अभी भी आश्चर्यचकित था। कुछ समय पहले ही उसने डू स्पिरिट में प्रवेश किया था और अब इतने कम समय में वह लगभग डूकिंग क्षेत्र में कदम रखने वाला था। लियू लिंग को शक्ति संचारित करने के बाद सिस्टम ने गुहे के दिमाग में एक अधिसूचना ध्वनि भी बनाई। हालांकि 1 वर्ष से भी कम समय की वापसी की साधना ने गुहे का ध्यान आकर्षित नहीं किया और उसने जांच करने के लिए सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर भी विचार नहीं किया। प्रसारण के बाद लियू लिंग को लगातार अपने परिवर्तनों को देखते हुए गुहे ने अचानक कहा, लियू लिंग, अब मैं तुम्हें एक अतिरिक्त कार्य देता हूं, संप्रदाय में लौटने से पहले डूकिंग क्षेत्र में प्रवेश करो। डूकिंग तक पहुंचो। गुहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि यह अस्थायी अतिरिक्त कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। इस दुनिया में कई डू स्पिरिट विशेषज्ञ थे, लेकिन अधिकांश इस अंतिम चरण में अटक गए और अंततः बुढ़ापे से मर गए। और अब गुहे चाहता था कि वह इतने कम समय में डूकिंग तक पहुंच जाए, जिससे लियू लिंग को अपने अवसरों के बारे में अनिश्चितता महसूस हो रही थी। लियू लिंग की प्रतिक्रिया देखकर गुहे ने हंसते हुए कहा, क्या कोई भरोसा नहीं? कुछ दिन पहले मैंने खुद को जियान ए से मिलने के लिए प्रोजेक्ट किया था और वह पहले ही डूकिंग तक पहुंच चुकी है। क्या जूनियर सिस्टर जियान ए डूकिंग तक पहुंच चुकी है? गुहे की बातें सुनकर लियू लिंग के विचार कुछ जटिल हो गए।
हालांकि लियू लिंग को खुशी थी कि जियाओ जियान ने डुकिंग को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वरिष्ठ शिष्य के रूप में उसकी साधना उसकी कनिष्ठ बहन की तुलना में कमज़ोर थी, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये सोचते हुए लियू लिंग की आंखें अचानक दृढ़ हो गईं। वह सीधा खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी और उसने गूहे से कहा, गुरु, आपका शिष्य कार्य पूरा करने में आश्वस्त है। अच्छा। लियू लिंग की प्रतिक्रिया सुनकर गूहे ने सिर हिलाया और फिर हल्के से उसके कंधे को थपथपाया, जिससे वह फिर से नीचे झुक गया। लियू लिंग, अब मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक बताऊंगा। अध्याय 334, प्राचीन कठपुतली तकनीक। लियू लिंग, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। गूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग, जो गूहे के हाथ को अपने कंधे पर रखकर झुका हुआ था, जल्दी से एकाग्र अवस्था में आ गया। वह जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार था जो गूहे संचारित करने वाला था। सिस्टम, स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक को मेरे पहले शिष्य लियू लिंग को हस्तांतरित करो। जैसे ही गूहे ने अपने मन में आदेश दिया, स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक के बारे में सारा ज्ञान, साथ ही उसके अपने कुछ परिष्कृत अनुभव लियू लिंग के दिमाग में उमड़ पड़े। गूहे ने 2 कारणों से जियान और हान यू के बजाय लियू लिंग को स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक सिखाने का फैसला किया। सबसे पहले, एक कीमियागर के रूप में लियू लिंग इस तकनीक को सीखने के लिए अधिक उपयुक्त था। दूसरा, स्वर्गीय दानव कठपुतली की शोधन प्रक्रिया बहुत ही भयानक थी और चूंकि गूहे के अधिकांश शिष्य महिलाएं थीं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि लियू लिंग, एक पुरुष होने के नाते, इसे सीखने के लिए अधिक उपयुक्त था। बस कुछ ही क्षणों में गूहे ने पूरी स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक लियू लिंग को प्रेषित कर दी थी। लियू लिंग के सिर से अपना हाथ हटाने के बाद गूहे के दिमाग में तुरंत एक अधिसूचना ध्वनि गूंज उठी। डिंग, मेजबान ने पहले शिष्य लियू लिंग को स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक प्रदान की है। बधाई हो मेजबान, आपको प्राचीन गुप्त तकनीक बीज कठपुतली तकनीक प्राप्त करके 10,000 गुना रिटर्न मिला है। प्राचीन गुप्त तकनीक बीज कठपुतली तकनीक सिस्टम स्पेस में पहुंचा दी गई है। कृपया इसे जांचें। प्राचीन गुप्त तकनीक बीज कठपुतली तकनीक सिस्टम अधिसूचना सुनने पर गूहे की चेतना तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गई। सिस्टम स्पेस के केंद्र में एबिसल डेमन फ्लेम के बगल में एक पूरी तरह से काले रंग का प्रकाश समूह और एक छोटा बैंगनी प्रकाश समूह तैर रहा था, जो अंडे के आकार का था। काला प्रकाश समूह प्राचीन बीज कठपुतली तकनीक लौटाया गया था, जबकि छोटा बैंगनी प्रकाश समूह लियू लिंग को शक्ति संचारित करने के बाद वापस लौटाए गए 8 महीने की साधना थी। इस समय गूहे का ध्यान पूरी तरह से काले प्रकाश समूह पर केंद्रित था। प्राचीन बीज कठपुतली तकनीक, एक कठपुतली बीज को अपनी आत्मा शक्ति के साथ संघनित करें और इसे दूसरे की आत्मा में मिला दें। कठपुतली बीज के साथ प्रत्यारोपित व्यक्ति अपनी मूल चेतना को बनाए रखता है और सामान्य रूप से साधना जारी रख सकता है, पूरी तरह से जादूगर के आदेशों का पालन करता है। जब तक किसी के पास जादूगर से कहीं बेहतर आत्मा क्षेत्र नहीं होता है, तब तक वे नियंत्रित व्यक्ति की आत्मा के भीतर छिपे कठपुतली बीज का पता नहीं लगा पाएंगे। ये तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जो जीवित लोगों को उनकी अपनी चेतना के साथ कठपुतली में बदलने में सक्षम है, जो अभी भी साधना जारी रख सकते हैं। प्राचीन बीज कठपुतली तकनीक का वर्णन पढ़कर गूहे बेहद उत्साहित हो गया। ऐसी शक्तिशाली गुप्त तकनीक के साथ वह संभावित रूप से विभिन्न प्रमुख ताकतों में घुसपैठ कर सकता था और उनकी जानकारी के बिना उन्हें काफी कमजोर कर सकता था। हालांकि विवरण का अंतिम भाग अस्पष्ट था। गूहे को यकीन नहीं था कि कठपुतली बीज का पता लगाने के लिए दूसरे के आत्मा क्षेत्र को कितना मजबूत होना चाहिए। मेरे वर्तमान आत्मा क्षेत्र को देखते हुए मुझे आश्चर्य है कि क्या भगवान स्तर की आत्मा वाले लोग मेरे द्वारा लगाए गए कठपुतली बीजों का पता लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इस पर ज्यादा नहीं सोचूंगा। जब तक मैं ऐसी आकृतियों के साथ बातचीत कर पाऊंगा, तब तक मेरा आत्मा क्षेत्र संभवतः अभी की तुलना में बहुत अधिक उन्नत हो जाएगा। अंदर से आह भरते हुए गूहे की चेतना धीरे धीरे सिस्टम स्पेस से हट गई। मास्टर, ये स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक अद्भुत है। ये पूरी तरह से किसी के नियंत्रण में शक्तिशाली कठपुतलियां बना सकती है। जैसे ही गूहे की चेतना सिस्टम स्पेस से बाहर निकली, लियू लिंग को पहले से ही सारी विशाल जानकारी मिल चुकी थी और वह उत्साह से चिल्ला रहा था। स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक वास्तव में अद्भुत है। जब आप डुकिंग क्षेत्र में पहुंचते हैं और 7वें स्तर के कीमियागर बन जाते हैं, तो स्वर्गीय दानव कठपुतली आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी। गूहे ने शांति से कहा, लियू लिंग के उत्साह को स्वीकार करते हुए। लियू लिंग को अभी अभी जो जानकारी मिली थी उसमें बताया गया था कि एक बार स्वर्गीय दानव कठपुतली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेने के बाद उसे 7वें स्तर या उससे ऊपर की गोलियों को परिष्कृत करते समय उत्पन्न होने वाले डैन थंडर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कठपुतली की शक्ति में बहुत वृद्धि होती है। स्वर्गीय दानव कठपुतली की छवियां जो पहले लियू लिंग के मन में उभरी थीं, वे पहले से ही उसे मोहित कर चुकी थीं। गूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ मास्टर, मैं अपनी कीमिया कौशल में सुधार करने का प्रयास करूंगा। लियू लिंग के बोलने के बाद गूहे ने अपना हाथ हल्के से उठाया, जिससे लियू लिंग को खड़े होने का संकेत मिला।
जैसे ही लियू लिंग खड़ा हुआ, गुहे के हाथ में अचानक कमल के आकार की नीली लौ दिखाई दी। जैसे ही नीली कमल की लौ उभरी, छोटे से आंगन में तीव्र गर्मी भर गई। अगर गुहे ने आंगन पर मुहर नहीं लगाई होती तो पूरे शहर को ऐसा लग सकता था जैसे वे किसी भट्टी में हों। मास्टर, यह क्या है? गुहे के हाथ में धधकती लौ को देखकर लियू लिंग ने उत्सुकता से पूछा। जियो जिन की आंखें भी जिज्ञासा से भरी हुई थीं। वह छोटी सी लौ में निहित भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ये ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम है जो स्वर्गीय लपटों की सूची में 19वें स्थान पर है। ये रेगिस्तान के कोर की गहराई से निकलती है। आज मैं इसे आपके प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक पुरस्कार के रूप में आपको दे रहा हूँ। गुहे ने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे धीरे ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को लियू लिंग की ओर लाया। तीव्र गर्मी के कारण लियू लिंग के माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। मास्टर, आप अपने शिष्य के प्रति बहुत दयालु हैं। लियू लिंग ने मुश्किल से निगल लिया। उसकी आवाज़ भावनाओं से भर गई क्योंकि उसने देखा कि गुहे उसे बिना किसी हिचकिचाहट के इतना कीमती उपहार दे रहा है। लियू लिंग की भावनात्मक स्थिति को देखकर गुहे उसे और अधिक सख्ती से डांटने से खुद को रोक नहीं पाए। इस तरह से रोता हुआ आदमी अनुचित है। यहाँ तक कि जब जियान र को उसकी स्वर्गीय ज्वाला मिली थी तब भी उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। गुहे की फटकार सुनकर लियू लिंग का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। खुद की तुलना जियो यी जियान से करते हुए उसने महसूस किया कि वह बहुत पीछे रह गया था, जिससे उसे वरिष्ठ शिष्य के रूप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। विषय बदलने की कोशिश करते हुए लियू लिंग ने पूछा, गुरु, जूनियर बहन जियान र को किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला मिली? गुहे ने सीधे जवाब दिया, आपकी छोटी बहन को नेदरवर्ल्ड जहर की ज्वाला मिली जो स्वर्गीय ज्वाला सूची में 20वीं रैंक पर है। नेदरवर्ल्ड जहर की ज्वाला? ये सुनकर लियू लिंग पूरी तरह से चौंक गया। सिर्फ एक दिन में उसने 3 पौराणिक स्वर्गीय ज्वालाओं का सामना किया था और जियो यी जियान की नेदरवर्ल्ड जहर की ज्वाला के साथ ये 4 हो गया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उसे अपनी खुद की स्वर्गीय ज्वाला मिलने वाली थी। शांत रहो, शांत रहो, लियू लिंग ने अपने उत्साह को दबाने की कोशिश करते हुए खुद से कहा, क्योंकि वह धीरे धीरे अपने कांपते हाथ को ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम की ओर बढ़ा रहा था। रुको, गुहे ने जल्दी से लियू लिंग के हाथ को नीचे पटक दिया। उसे डांटते हुए कहा, तुम छोटे मूर्ख, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाथ भुना हुआ सुअर का मांस बन जाए? शर्मिंदा होकर लियू लिंग ने अपने सिर के पीछे खरोंच लगाए और मुस्कुराया, मास्टर, मैं बहुत उत्साहित हो गया और इस चीज़ की तीव्र गर्मी के बारे में भूल गया। लियू लिंग, यह कोई साधारण जानवर की आग नहीं है, इसे हल्के में मत लो। अध्याय 335, ग्रीन लोड सेक्रेड फ्लेम। लियू लिंग, ये चीज़ सामान्य जानवर की लपटों से तुलनीय नहीं है। आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपको इस ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को भस्म करने में सहायता करने के लिए एक और तकनीक सिखाऊंगा। लियू लिंग से गंभीरता से बात करते हुए गुहे ने एक विशेष रूप से बनाई गई जेड बोतल निकाली और उसके अंदर ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को सील कर दिया। पकड़ो। गुहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उसने सम्मानपूर्वक जेड की बोतल ली और फिर नीचे झुकना जारी रखा। जैसे ही लियू लिंग ने जेड की बोतल प्राप्त की, गुहे के दिमाग में एक संकेत आया। डिंग, पता चला कि मेजबान ने ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को सबसे बड़े शिष्य को उपहार में दिया है। बधाई हो मेजबान, 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने के लिए, ग्रीन लोड सेक्रेड फ्लेम प्राप्त करने के लिए। ग्रीन लोड सेक्रेड फ्लेम को सिस्टम स्पेस में जारी किया गया है। कृपया इसे जांचें, मेजबान। ग्रीन लोड सेक्रेड फ्लेम। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर गुहे ने तुरंत इसकी जांच नहीं की। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी हथेली लियू लिंग के सिर पर रख दी। सिस्टम, मेरे सबसे बड़े शिष्य लियू लिंग को दिव्य अग्नि तकनीक सिखाओ। जैसे ही गुहे का मौन आदेश उसके दिमाग में गूंजा, उसकी हथेली से लाल रंग की ऊर्जा की एक विशाल मात्रा पागलपन की तरह लियू लिंग के दिमाग में उमड़ पड़ी। जैसे ही यह ऊर्जा लियू लिंग के दिमाग में प्रवेश करती है, उसे सहज रूप से हल्का सूजन वाला दर्द महसूस होता है। हालांकि दर्द के बाद उसे अपने दिल में अपार खुशी महसूस होती है। दिव्य अग्नि तकनीक, स्वर्ग स्तर की उन्नत तकनीक। प्राप्त जानकारी से लियू लिंग को जल्दी से इस तकनीक के स्तर का एहसास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इस विशाल मात्रा में जानकारी को अवशोषित करने के लिए अपने सभी प्रयासों को समर्पित कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद गुहे ने दिव्य अग्नि तकनीक की सभी सामग्री और अंतर्दृष्टि को लियू लिंग को प्रेषित करना समाप्त कर दिया। दिव्य अग्नि तकनीक विभिन्न अग्नि को भस्म करने और लूटने की एक शक्तिशाली विधि है। इस तकनीक से लियू लिंग द्वारा ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को निगलने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा जब वह ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को अपनी जीवन ज्वाला में परिष्कृत करता है तो वह इसके भीतर शरीर के संयम अध्याय का भी अभ्यास कर सकता है। तब तक उसकी शारीरिक और आत्मा दोनों शक्ति उसकी जीवन ज्वाला के संयम के तहत बढ़ जाएगी, जिससे वह स्वाभाविक रूप से अधिक साधना को स्वीकार करने में सक्षम हो जाएगा। जब लियू लिंग ने अपने मन में सामग्री को पूरी तरह से अवशोषित और पचा लिया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं।
जिस तरह से उसने गूहे को देखा वह ऐसा था जैसे वह किसी देवता को देख रहा हो जो कृतज्ञता और अंतहीन श्रद्धा से भरा हो। स्वर्ग स्तर की उन्नत तकनीक लियू लिंग के लिए बहुत चौंकाने वाली थी। ऐसी तकनीक पहले से ही इस महाद्वीप के शिखर पर खड़ी हो सकती है। धन्यवाद गुरु। इस बार लियू लिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने खुद को नियंत्रित किया, अब पहले की तरह अनावश्यक शब्द नहीं बोले। लियू लिंग, याद रखना कि इस तकनीक को बाहरी लोगों को मत बताना, अन्यथा ये तुम्हारे और मेरे लिए बहुत बड़ी आपदा ला सकता है, जब तक कि एक दिन तुम महाद्वीप के शिखर पर खड़े न हो जाओ। गूहे ने चेतावनी दी। शिष्य समझ गया। लियू लिंग ने अत्यंत सम्मान के साथ उत्तर दिया। ज़ियाओजिन, यहाँ आओ। लियू लिंग को कुछ पुरस्कार देने के बाद गूहे ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए ज़ियाओजिन को बुलाया। मास्टर। गूहे के शब्दों को सुनकर ज़ियाओजिन आज्ञाकारी रूप से उसके पास चला गया। उसकी काली आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। तुमने इस अवधि के दौरान लियू लिंग की रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ये तुम्हारे गुरु की ओर से एक पुरस्कार है। जैसे ही गूहे ने कहा, उसके हाथ में अचानक एक काली लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार की लंबाई ज़ियाओजिन से थोड़ी लंबी थी और इसकी धार कुछ भयंकर पैटर्न से भरी हुई थी जो कुछ हद तक खुरदरी लग रही थी। हालांकि ज़ियाओजिन को लगा कि उसमें से एक बेहद भयानक शक्ति निकल रही है। जियोजिन, ये 9वीं श्रेणी का दानव कोर हथियार है, ज्वाला दानव तलवार। इसमें 9वीं श्रेणी के अग्नि प्रकार के जादुई जानवर का दानव कोर है, साथ ही इसकी जीवन जानवर ज्वाला भी है। गूहे का परिचय सुनकर ज़ियाओजिन की आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर, क्या यह मेरे लिए है? हाँ। गूहे ने हल्के से सिर हिलाया, ज़ियाओजिन के सिर को थपथपाया। उसने धीरे से कहा, इस फ्लेम डेमन तलवार में विशेष सीलिंग पैटर्न है। अंदर की जानवर की लौ को बिना रिफाइन किए सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपकी लड़ाकू शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। गूहे के बोलने के बाद ज़ियाओजिन ने धीरे से अपना छोटा हाथ बढ़ाकर लंबी तलवार की मूठ पकड़ ली। हालांकि फ्लेम डेमन तलवार बहुत भारी थी, फिर भी 7वें दर्जे के जादुई जानवर ज़ियाओजिन के लिए इसे उठाना बहुत आसान था। हालांकि ज़ियाओजिन के छोटे कद के कारण इतनी लंबी तलवार पकड़ना कुछ हद तक असंगत लग रहा था। हाँ। फ्लेम डेमन तलवार को ऊंचा उठाते हुए ज़ियाओजिन ने अपनी डुक्यूई को उसमें डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी डुक्यूई तलवार में समा गई, वह ब्लेड पर बने अजीबोगरीब पैटर्न के साथ आगे बढ़ी। 2 ऊर्जाएं, एक सोने की और एक काली, बहकर आपस में जुड़ गईं। जब ऊर्जा अपने चरम पर पहुंची तो ब्लेड पर एक भयानक शक्ति फैल गई। ज़ियाओजिन के हल्के से झटके के साथ तलवार की नोक से कई मीटर लंबी एक काली और सुनहरी ऊर्जा किरण निकली जो आकाश में अदृश्य अवरोध से टकराए। बूम! इस ऊर्जा के प्रभाव में गूहे ने जो अस्थायी सील लगाई थी वह हिंसक रूप से कांप उठी, लगभग टूटकर बिखर गई। इसके साथ ही एक भयानक ऊर्जा तरंग थी जो पूरे प्रांगण में फैल गई। एक पल में प्रांगण में सब कुछ नष्ट हो गया। हालांकि जब यह हिंसक ऊर्जा तरंग गूहे और लियू लिंग तक पहुंची तो यह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये देखकर गूहे थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि सील को लापरवाही से लगाया गया था, लेकिन इसे डू पूर्वज शिखर से नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। ज़ियाओजिन के प्रहार से इतना भयंकर कंपन हुआ कि यह संकेत देता है कि इसमें कम से कम 7 सितारा डू पूर्वज की आक्रमण शक्ति थी। इसके अलावा यह विशुद्ध रूप से एक ऊर्जा हमला था। अगर ज़ियाओजिन ने कुछ युद्ध तकनीकों का उपयोग किया होता तो शक्ति कई गुना बढ़ सकती थी। भाई लियू, मुझे खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रहार की शक्ति इतनी महान होगी और आपके आंगन को नष्ट कर देगी। अपने आसपास की गंदगी को देखकर ज़ियाओजिन ने जल्दी से फ्लेम डेमन तलवार को जमीन में गाड़ दिया और लियू लिंग की ओर क्षमा प्रार्थी भाव से देखा। हाँ, ये ठीक है। ज़ियाओजिन की अभिव्यक्ति को देखकर लियू लिंग ने अपने गोल मटोल गाल को चुटकी से दबाया और बेपरवाही से कहा, मैं अब स्टोन डेजर्ट सिटी का बॉस हूँ। एक छोटे से आंगन की क्या कीमत है? मैं जल्द ही किसी से इसे ठीक करवा लूंगा। फिर लियू लिंग की नज़र फ्लेम डेमन तलवार पर गई। उसने अपने हाथों को रगड़ा, उसे आजमाने के लिए उत्सुक दिख रहा था। ज़ियाओजिन, मुझे ये फ्लेम डेमन तलवार आजमाने दो। जवाब का इंतजार किए बिना लियू लिंग ने तलवार की काली मूठ पकड़ ली। हालांकि ज़ियाओजिन के छोटे हाथों में जो तलवार हल्की लग रही थी वह लियू लिंग के लिए बहुत भारी थी। उसे इसे उठाने में भी संघर्ष करना पड़ा, इसे घुमाना तो दूर की बात है। भाई लियू, क्या हुआ? क्या तलवार अच्छी नहीं है? लियू लिंग को फ्लेम डेमन तलवार पकड़े हुए लाल होते देखकर ज़ियाओजिन ने बच्चों जैसी आवाज़ में उत्सुकता से पूछा। अध्याय 336, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का सोल हॉल हलचल मचाता है। जब लियू लिंग तलवार का परीक्षण कर रहा था, गूहे ने अपना मन पूरी तरह से सिस्टम स्पेस में डुबो दिया। सिस्टम स्पेस में गहरे काले रंग की एबिसल डायमंड फ्लेम के बगल में एक विशाल कमल के आकार की समान रूप से विशाल लौ दिखाई दी जो हरे रंग की चमक बिखेर रही थी। इन 2 लपटों के मौजूद होने से सिस्टम स्पेस में तापमान बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गया था।
अगर सिस्टम के दमन के लिए नहीं तो दोनों लपटें अपने कुछ हद तक विरोधी गुणों के साथ बहुत पहले ही टकरा गई होती। हरे रंग के कमल के आकार की लौ पर अपनी नज़र टिकाते हुए गूहे ने कमल के आधार पर एक लड़की की एक धुंधली पतली आकृति देखी। इसके बाद गूहे के दिमाग में सूचनाओं की एक पंक्ति दिखाई दी। ग्रीन लोड सेक्रेड फ्लेम, ग्रेट 1000 वर्ल्ड के कोर के भीतर दसियों हजार सालों में बनी एक पवित्र ज्वाला, जिसमें एक भयानक तापमान होता है जो सब कुछ भस्म करने में सक्षम होता है। ग्रीन लोड सेक्रेड फ्लेम के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद गूहे मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इन ग्रीन लोड सेक्रेड फ्लेम और एबिसल डेमन फ्लेम को भस्म करने और परिष्कृत करने के लिए मुझे कम से कम डूसेंट स्तर तक पहुंचने की ज़रूरत है। दोनों ज्वालाएं पहले ही एक स्रोत रूप ले चुकी थीं और उनमें मध्य स्तरीय डूसेंट की शक्तिशाली शक्ति थी। गूहे की वर्तमान साधना के साथ दिव्य अग्नि तकनीक और उसकी जीवन ज्वाला के साथ भी उन्हें परिष्कृत करना बहुत खतरनाक होगा। केवल डूसेंट क्षेत्र में आगे बढ़ने से ही वह इसका प्रयास करने की हिम्मत कर सकता था। जब गूहे ने अपना दिमाग सिस्टम स्पेस से हटा लिया तो उसने देखा कि लियू लिंग तलवार का परीक्षण करने से बहुत पसीना बहा रहा था। लियू लिंग, खुद पर दबाव मत डालो। फ्लेम डेमन स्वॉर्ड की सामग्री विशेष है जो इसे बहुत भारी बनाती है। इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने के लिए आपको कम से कम डूकिंग स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। गूहे के शब्दों को सुनकर लियू लिंग अजीब तरह से मुस्कुराया और फ्लेम डेमन स्वॉर्ड को वापस दियाओजिन को सौंप दिया। ये गोलियां आपको ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को परिष्कृत करने में मदद करेंगी। साथ ही 0Z तावीज़ को सुरक्षित रखें। जैसे ही गूहे ने बात की, उसने लियू लिंग को 2 सफ़ेद Z बोतलें और एक 0Z तावीज़ दिया। 0Z तावीज़ लेते हुए लियू लिंग को पता था कि गूहे जाने वाला था और वह अनिच्छुक महसूस कर रहा था। मास्टर, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने आप ही संप्रदाय में वापस उड़ जाऊंगा, लियू लिंग ने उत्साह से वादा किया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो गूहे के चारों ओर का स्थान अचानक मुड़ गया और वह उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। स्टोन डेजर्ट सिटी छोड़ने के बाद गूहे 100 मील दूर एक टीले पर फिर से प्रकट हुआ। उसके सामने उसका क्लोन खड़ा था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैं चला गया, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सोल हॉल शाखा का बुजुर्ग वापस भागा। अपने सोल क्लोन से संदेश को महसूस करते हुए गूहे ने भौहें सिकुड़ी। सोल हॉल के बुजुर्ग के पास एक शीर्ष 4 सितारा डू पूर्वज की ताकत थी, जबकि गूहे का सोल क्लोन केवल 3 सितारा डू पूर्वज था। समय के साथ बुजुर्ग को सोल क्लोन की ताकत का पता चल सकता है, इसलिए गूहे ने अपने क्लोन को ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भेजने की योजना बनाई, जबकि बुजुर्ग वहां महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जांच करने में व्यस्त था। प्राचीन बीज तकनीक का उपयोग करते हुए एक बार जब क्लोन बुजुर्ग को हरा देता तो वह उसकी आत्मा में एक कठपुतली बीज लगा सकता था जो उसे पूरी तरह से नियंत्रित करता था। उस समय ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सोल हॉल बल सभी गूहे के आदेश के अधीन होंगे और वह सोल हॉल की गतिविधियों पर नजर रख सकता था। अपनी व्यवस्था करने के बाद क्लोन बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की ओर बढ़ गया। इससे पहले अपने क्लोन के साथ एक नाटक रचने के बाद गूहे आखिरकार रानी मेडुसा को अपने पाले में लाने में सफल रहा। हालांकि चूंकि क्लोन गूहे के असली रूप जैसी तकनीकों को प्रसारित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्लोन को अस्थायी रूप से रानी मेडुसा को छोड़ने की व्यवस्था की। कैल लिन को अब तक स्नैक पीपल जनजाति के मंदिर के रास्ते पर होना चाहिए। गूहे ने खुद से बड़बड़ाया, फिर कुछ याद किया और अपनी उंगली पर सफ़ेद स्थानिक अंगूठी को हल्के से थपथपाया। तुरंत एक सफ़ेद लबादे में एक बूढ़े आदमी की आकृति धीरे धीरे अंगूठी से उभरी। एक बार बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, उसने जल्दी से अपने आसपास का नज़ारा देखा। उसे एहसास हुआ कि वह लाल मैग्मा की दुनिया में नहीं बल्कि रेगिस्तान में था। उसके बूढ़े चेहरे पर तीव्र उत्साह दिखा। हाँ, मैं याओ त्यानहुओ आखिरकार फिर से दिन की रोशनी देख पाया हूँ। बूढ़ा आदमी दिल खोलकर हंसा। त्यानहुओ आदरणीय, इतने लंबे समय तक उस रिंग में रहना मुश्किल रहा होगा। बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया देखकर गूहे ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। गूहे की चिढ़ाने की आवाज़ सुनकर त्यानहुओ आदरणीय ने गूहे पर अपनी नज़रें टिकाईं और हंसा। आदरणीय गो, आप बहुत दयालु हैं। मैं सैकड़ों सालों तक उस मैग्मा में रहा, रिंग में कुछ महीने कुछ भी नहीं हैं। ये कहने के बाद त्यानहुओ आदरणीय को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आई और उसने संदेह से पूछा, आदरणीय गो, क्या आप उस मैग्मा की तह तक गए थे? मैं गया था। त्यानहुओ आदरणीय का सवाल सुनकर गूहे ने बिना कुछ छिपाए थोड़ा सिर हिलाया। गूहे की पुष्टि पाकर त्यानहुओ वेनेरेबल को बहुत जटिल महसूस हुआ। जब वे दोनों एक साथ मैग्मा के तल पर गए तो त्यानहुओ वेनेरेबल ने अपनी आंखों से 2 बूढ़े ज्वाला छिपकली पुरुषों को देखा जो पूरी तरह से सफ़ेद थे। उसने अनुमान लगाया था कि उन दोनों की ताकत उसके शिखर से कई गुना अधिक मजबूत थी। उस स्थान की रक्षा करने वाले भयानक प्राणियों को देखते हुए त्यानहुओ वेनेरेबल को बस इसके बारे में सोचकर ही ठंड लग गई। फिर भी गूहे सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। हालांकि त्यानहुओ वेनेरेबल को झटका लगा, लेकिन उन्होंने समझदारी से आगे कोई सवाल नहीं पूछा।
आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर आप पहले से बहुत बेहतर लग रहे हैं। त्यानहुओ वेनेरेबल की प्रतिक्रिया को देखते हुए गुहे ने मुस्कुराते हुए विषय बदल दिया। आपने मुझे जो आत्मा पुनर्स्थापित करने वाले अमृत दिए हैं उसके लिए धन्यवाद वेनेरेबल गु। त्यानहुओ वेनेरेबल ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, गुहे को कुछ प्रत्याशा के साथ देखते हुए। हे त्यानहुओ आदरणीय, कुछ समय में मैं आपके लिए एक उपयुक्त शरीर ढूंढ लूंगा और फिर हम ये पता लगाएंगे कि आपको कैसे पुनर्जीवित किया जाए। त्यानहुओ आदरणीय के चेहरे पर भाव देखकर गुहे ने ठहाका लगाया। आदरणीय गो, यदि आप अपना वादा निभाते हैं तो मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह महसूस करते हुए कि गुहे अपना वादा नहीं भूले हैं, त्यानहुओ आदरणीय और भी अधिक आभारी महसूस कर रहे थे। अभी के लिए रिंग में ही रहो और मेरे पीछे आओ। बस इतना जान लो कि मैं कभी कभी रिंग के बाहरी दुनिया से कनेक्शन को पहले की तरह ब्लॉक कर सकता हूं। ये कहने के बाद गुहे का रूप अचानक बदल गया, क्लोन के रूप में बदल गया, यहां तक कि उसकी आभा भी थोड़ी बदल गई। गुहे के शब्दों को सुनकर और उसमें आए बदलावों को देखकर त्यानहुओ आदरणीय आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बिना पूछे केवल सिर हिलाया। चलो चलते हैं, ये टैगोर रेगिस्तान है और हमें पहले केंद्रीय क्षेत्र में जाना होगा। अध्याय 337 किले का युद्ध। एक शक्तिशाली योद्धा का अचानक आगमन। टैगोर रेगिस्तान की सीमा और दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में स्थित एक शानदार किले के बाहर एक भयंकर युद्ध चल रहा है। इस जटिल इलाके में जियामा साम्राज्य के अनगिनत सैनिक और सर्प पुरुष योद्धा जीवन मृत्यु के संघर्ष में लगे हुए हैं। हालांकि इस युद्ध के परिणाम की असली कुंजी 9 चमकदार आकृतियों के बीच आसमान में हो रही लड़ाई में निहित है। इस युद्ध में जियामा साम्राज्य का सर्वोच्च रैंक वाला जनरल नालन जी है, जो अभी अभी एक गंभीर बीमारी से ठीक हुआ है। 4 अन्य मानव योद्धाओं में से 3 जियामा साम्राज्य के पूर्व शीर्ष 10 शक्तिशाली हैं, जबकि अंतिम एक युद्ध के मैदान में एक रहस्यमय नवागंतुक है। भाई यानजियो, इस बार आपकी मदद पाकर हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। आसमान में सर्प पुरुष नेता से अलग होने के बाद बुजुर्ग नालन जी ने एक युवा व्यक्ति की कुछ पतली आकृति को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। मार्शल नालन, आप बहुत दयालु हैं। अगर सैनिकों ने मुझे सर्प के जहर का मुकाबला करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां उपलब्ध नहीं कराई होती तो शायद मैं आज यहां बोल भी नहीं पाता। ये पतला युवक कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान था, जिसका पहले 3 सर्प पुरुष नेताओं मोबास, नानशे और एक अन्य ने पीछा किया था। उन्हें चकमा देने के बाद जियाओ यान मोबास द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः इस किले में पहुंच गया। ये किला सर्प पुरुष जनजाति के खिलाफ लगातार पहरेदारी करते हुए वर्षों से जड़ी बूटियों और सर्प के जहर के लिए मारक का एक महत्वपूर्ण भंडार जमा कर चुका था। जियाओ यान ने मोबास के सर्प के जहर के लिए मारक को परिष्कृत करने के लिए इन जड़ी बूटियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया। इस वजह से जियाओ यान पर बहुत बड़ा एहसान था। जब अन्य 4 सर्प पुरुष नेताओं ने किले पर हमला करने के लिए एक सेना का नेतृत्व किया तो जियाओ यान भी युद्ध के मैदान में शामिल हो गया। मूल रूप से 4 सर्प पुरुष नेता अपने संयुक्त युद्ध गठन पर भरोसा करते हुए जियामा साम्राज्य के 4 दू राजाओं पर हावी हो रहे थे। हालांकि जियाओ यान के अचानक युद्ध में प्रवेश करने से स्थिति तुरंत स्थिर हो गई। दोनों पक्षों ने स्पष्ट विजेता के बिना 7 या 8 बार लड़ाई लड़ी। इस बार पहले की तरह जियामा साम्राज्य के 5 दू राजाओं ने 4 सर्प पुरुष नेताओं के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ी। एक कठोर धमकी को पीछे छोड़ने के बाद सर्प पुरुष जनजाति ने अनिच्छा से अस्थायी रूप से पीछे हटने का फैसला किया। सर्प पुरुषों को पीछे हटते देख एक मोटे आदमी ने नालान जी से जोर से पूछा, नालान जी, ये युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, शाही परिवार ने अभी तक सुदृढ़ीकरण क्यों नहीं भेजा है? वास्तव में हालांकि हम अभी भी टिके रह सकते हैं, सर्प पुरुष जनजाति के पास अभी भी रानी मेडुसा है, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अगर रानी मेडुसा युद्ध में शामिल होती है तो मुझे डर है कि हमारे पास कोई मौका नहीं होगा, एक दुबले पतले बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। शेर राजा फैंगली, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एल्दजिया जानबूझकर हमें सहायता नहीं भेज रहे हैं? नालन जी ने सीधे पूछा, उनके शब्दों के पीछे का अर्थ समझते हुए। ये सही है बूढ़े नालन, अब आप साम्राज्य के लिए इस युद्ध के मैदान पर सर्वोच्च अधिकारी हैं। आपको यहाँ की स्थिति अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर रानी मेडुसा अचानक हमला करती है तो यह एक तरफा नरसंहार होगा। यानशे, गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति ने चिढ़कर जवाब दिया। मैंने राजकुमारी याओये से कई बार संपर्क किया है, लेकिन उसने कहा कि अन्य पड़ोसी साम्राज्य भी अशांति के संकेत दे रहे हैं, इसलिए एल्दजिया वर्तमान में हमारी सहायता करने में बहुत व्यस्त हैं। नालन जी ने असहाय होकर आह भरी। अगर शाही परिवार हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है तो हम साथ नहीं खेलेंगे। नालन जी की प्रतिक्रिया सुनकर जियाओ यान को छोड़कर तीनों पुरुष पीछे हटने के लिए तैयार थे। कृपया शांत हो जाओ, साम्राज्य हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी याओये पहले ही युनलैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु युन युन से मदद मांगने जा चुकी हैं।
अगर संप्रदाय गुरु युन युन आ सकते हैं तो खुद रानी मेडुसा भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। उनके रवैये को देखकर नालन जी ने जल्दी से समझाया। संप्रदाय गुरु युन युन। नालन जी की व्याख्या सुनकर यान शे, फैंग ली और अन्य लोगों को राहत महसूस हुई। हालांकि जियाओ यान, जो एक मुखौटा पहने हुए था, उनकी बातचीत को सुनते हुए चुप रहा। उसके विचार लगातार जटिल होते जा रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि टैगोर रेगिस्तान के किनारे पर वह बेवजह नालन यानरान के दादा नालन जी के साथ सहयोगी बन जाएगा, और जल्द ही वह नालन यानरान के शिक्षक युनलैन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से भी मिल सकता है। भाई यानजियो, एक बार यह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से राजकुमारी याओये को आपकी उपलब्धियों की रिपोर्ट करूंगा। साम्राज्य ने उन लोगों को पुरस्कृत करने में कभी कंजूसी नहीं की है जिन्होंने सराहनीय सेवा की है। ये देखते हुए कि जियोयान चुप रहा, नालन जी उसके पास गए और उसे आश्वस्त करने के लिए बात की। नालन जी ने वास्तव में जियोयान की प्रशंसा की। न केवल वह इतनी कम उम्र में तीसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम था, बल्कि उसके पास एक डूराजा की ताकत भी थी। नालन जी का मानना था कि जियोयान की भविष्य की उपलब्धियां एक डू सम्राट से कम नहीं हो सकती हैं, इसलिए वह उसके प्रति अपने भाषण में बहुत विनम्र था। इस रवैये के कारण जियाओयान ने नालन परिवार के बारे में अपनी धारणा को थोड़ा बदल दिया। हालांकि नालन यानरान द्वारा सगाई तोड़ने का मामला हमेशा से जियाओयान के दिल में कांटा रहा था। नालन यानरान के बड़े होने के नाते नालन जी संभवतः इससे अनजान नहीं हो सकते थे, इसलिए जियाओयान इस मामले पर नालन जी की राय जानने के लिए बहुत उत्सुक था। मार्शल नालन, मैंने सुना है कि आपकी पोती नालन यानरान पहले वुटैन शहर में जियाओ परिवार से सगाई कर चुकी थी, है न? जियाओयान ने शांति से पूछा। जियाओयान को अचानक यह मामला उठाते हुए सुनकर नालन जी का बुजुर्ग चेहरा एक पल के लिए जम गया और फिर एक गहरी शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने आह भरी, ये सब मेरी गलती है नालन जी। मैंने भाई शियाओ लिन को निराश किया। यानरान ने हमसे सलाह किए बिना ही सगाई तोड़ दी। हालांकि नालन जी ने सीधे तौर पर नालन यानरान के सगाई तोड़ने के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसके शब्दों में अपराधबोध और पछतावे का भाव था, जिससे शियाओयान के लिए उसके प्रति नाराजगी जताना मुश्किल हो गया। जैसे ही शियाओयान अपने जटिल विचारों में खोया हुआ था, पीछे हटते हुए सर्प पुरुष सेना से अचानक एक भयानक शक्तिशाली आभा निकली। इस आभा को महसूस करते हुए नालन जी, यानशे, फैंग ली और अन्य डू राजा, जो अभी अभी आराम कर रहे थे, तुरंत तनाव में आ गए और हाई अलर्ट पर चले गए। उनकी चौकस निगाहों के नीचे एक महिला धीरे धीरे हवा में चलती हुई आई और अंततः सर्प पुरुष सेना के ऊपर रुक गई। ये है, जब उन्होंने देखा कि महिला के पैर इंसानों के पैरों से अलग नहीं थे, तो जियामा साम्राज्य के 4 प्रसिद्ध डू राजा आश्चर्यचकित रह गए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि सर्प पुरुष जनजाति के सदस्य के लिए अपनी पूंछ को उतारकर मानव रूप धारण करने का क्या मतलब होता है। क्या ये सर्प पुरुष जनजाति की प्रसिद्ध रानी मेडुसा हो सकती है? किसने सोचा होगा कि रानी मेडुसा पहले ही डू जोंग क्षेत्र में पहुंच चुकी है। जैसे ही उन्होंने बात की, चारों डू राजा, जिनमें जियाओयान भी शामिल था, जो भौहें सिकोड़ रहा था, अनजाने में किले की ओर पीछे हटने लगा। अध्याय 338 युन प्रकट होता है। एक शब्द से सर्प लोगों की सेना को पीछे हटाता है। जब वे पांचों एक साथ पीछे हटे तो किले के पीछे आसमान से एक चमकदार सियान प्रकाश अचानक तेजी से आया। इस प्रकाश को देखकर नालन जी और अन्य लोग हैरान हो गए। जैसे जैसे सियान प्रकाश करीब आया, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक महिला थी जिसकी पीठ पर सियान पंखों की एक जोड़ी थी। जब नालन जी और अन्य तीनों ने सियान प्रकाश के भीतर आकृति को देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। तो यह संप्रदाय नेता युन है। जब नालन जी बोल रहे थे तो उनकी नज़र दूर से सर्प लोगों की सेना के ऊपर मंडराती महिला पर टिकी हुई थी। उनके दिल में डर और भी बढ़ गया क्योंकि उन्होंने देखा कि महिला अब किले की ओर देख रही थी। जल्द ही किले के पीछे से उड़कर आई सियान वस्त्रधारी महिला नालन जी और अन्य लोगों के सामने आ गई। ये सियान रंग की पोशाक पहने महिला, जिसका शांत और तेजस्वी चेहरा आकाश में दूर से चल रही महिला को देखते हुए थोड़ा जुरीदार था, कोई और नहीं बल्कि युन थी, युनलैन संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख। संप्रदाय प्रमुख युन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी किले में पहुंच जाएंगे। हालांकि नालन जी युन से बहुत बड़ी थी, लेकिन जब वह उससे बात कर रहा था तो उसके लहजे में सम्मान की झलक दिख रही थी। अन्य लोगों ने भी युन का बहुत सम्मान के साथ अभिवादन किया। राजकुमारी याओये ने कई बार हमारी मदद का अनुरोध किया। जियामा साम्राज्य के प्रमुख संप्रदाय के रूप में युनलैन संप्रदाय विदेशी ताकतों के आक्रमण को चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था। युन के लाल होंठ थोड़े से खुले, उसका लहजा शांत था क्योंकि उसने नालन जी को जवाब दिया था। जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी नज़र आकाश में दूर से दिख रही महिला से मिली और उसके दिल में आश्चर्य की एक झलक उभरी। संप्रदाय नेता युन, इस बार हमारे सामने एक गंभीर समस्या है। ऐसा लगता है कि रानी मेडुसा किसी तरह से डू पूर्वज स्तर तक पहुंच गई है। नालन जी ने कहा, उसका चेहरा चिंता से भर गया।
उनके दिमाग में सांप लोगों की जनजाति में ऐसी शक्ति रखने वाली एकमात्र व्यक्ति रानी मेडुसा थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि सांप लोगों की अचानक प्रकट होने वाली बड़ी वास्तव में रानी मेडुसा थी। पूर्वज स्तर पर रानी मेडुसा, महिला की ताकत और पहचान की पुष्टि करने पर यून की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हाल ही में गुहे और अन्य खजानों द्वारा छोड़े गए 7 रंगीन पवित्र कमल की बदौलत यून की साधना तेजी से आगे बढ़ी थी और वह एक 5 सितारा डू सम्राट के स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि साधना के इस स्तर के साथ भी वह एक पूर्वज विशेषज्ञ का सामना करने में अभी भी कुछ कमी महसूस कर रही थी। अब उसकी एकमात्र उम्मीद गुहे द्वारा दिए गए आइस आर्मर के सेट में थी, जिसमें कई 8वें स्तर के आइस टाइप मैजिक कोर लगे हुए थे। आइस आर्मर की बाधा के साथ एक पूर्वज विशेषज्ञ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सोचते हुए यून की अभिव्यक्ति शांत हो गई, क्योंकि वह धीरे धीरे आगे की ओर उड़ रही थी। उसके मुंह से एक तीखी और ठंडी आवाज़ निकली। क्या सांप लोगों ने इस युद्ध को लापरवाही से शुरू किया क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा जियामा साम्राज्य आसानी से जीत सकता है? धमकाने वाला। क्या संप्रदाय नेता यून वास्तव में रानी मेडुसा को भड़काने की हिम्मत करता है? यून की हरकतों को देखकर बाकी लोग चिंता में डूब गए। जियाओ यान कोई अपवाद नहीं था। ये जानने पर कि रानी मेडुसा एक पूर्वज विशेषज्ञ थी, उसने पहले ही इस किले से पीछे हटने और गोलीबारी में फंसने से बचने का फैसला कर लिया था। अपनी अंगूठी में याओ लाओ ने भी उत्सुकता से उससे आग्रह किया, छोटे यान, हालांकि रानी मेडुसा की आभा स्टोन डेजर्ट सिटी में आकार बदलने वाले जादुई जानवर की तरह शक्तिशाली नहीं है। मेरी वर्तमान आत्मा की स्थिति के साथ अगर मुझे इस स्तर के किसी अन्य विशेषज्ञ से लड़ना पड़ा तो मैं गहरी नींद में सो जाऊंगा। इस युद्ध से तुम्हें पहले ही काफी अनुभव मिल चुका है, इसलिए यून के अग्रिम मोर्चे पर होने का फायदा उठाओ और इस खतरनाक जगह को छोड़ दो। गुरुजी, अगर हम यहाँ से चले गए तो हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? याओ लाओ की बातें सुनकर जियाओ यान ने असमंजस में पूछा। चलो जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी की ओर चलते हैं। नालन यानरान के साथ तुम्हारा 3 साल का समझौता करीब आ रहा है और तुम्हें अंततः राजधानी जाना ही होगा। इसके अलावा राजधानी में कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे मेरी आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सके। याओ लाओ ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। ठीक है, लेकिन शाही राजधानी में जाने से पहले मुझे पहले अपने सबसे बड़े और दूसरे भाइयों से मिलना होगा। जियाओ यान, जो इस बार रेगिस्तान में बहुत अंदर तक घुस गया था, शुरू होने से पहले ही सांप लोगों की सेना से भिड़ गया। उसे चिंता थी कि जियाओ डिंग और जियाओ ली स्थिति के बारे में जान सकते हैं और उसके बारे में चिंतित हो सकते हैं, इसलिए उसने उनसे मिलने का फैसला किया ताकि उन्हें पता चल सके कि वह सुरक्षित है। अपना फैसला करने के बाद जियाओ यान ने किसी को बताए बिना जाने का फैसला किया। जबकि अन्य लोग रानी मेडुसा पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वह चुपचाप किले से निकल गया। हालांकि जियाओ यान का बिना किसी सूचना के चले जाना दूसरों के लिए अनदेखा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जियाओ यान केवल अपने 20वें दशक में था और उसने पहले ही ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। उसके भविष्य की संभावनाएं निस्संदेह असीमित थीं और अगर वह इस सीमावर्ती किले में गिर गया तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस समय यून पहले ही सांप लोगों के ग्रैंड एल्डर के 100 मीटर के भीतर उड़ चुका था। नीचे अनगिनत सांप लोग सैनिक, साथ ही आसमान में उड़ रहे 4 सर्प लोगों के नेता यून के उत्तेजक व्यवहार से क्रोधित थे। वे ग्रैंड एल्डर की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उनके दिमाग में ये केवल समय की बात थी कि यून को आसानी से पकड़ लिया जाएगा। शुरू में सर्प लोगों के ग्रैंड एल्डर यून को उसके लगभग उत्तेजक व्यवहार के लिए सबक सिखाना चाहते थे। हालांकि जब उसने अपने दिमाग में सफ़ेद वस्त्र पहने व्यक्ति के बारे में सोचा तो उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। एक बार महारानी पूरी तरह से परिपक्व हो जाने के बाद कोई भी हमारे सर्प लोगों के कबीले के उत्थान को रोक नहीं पाएगा। अपने दिल में एक ठंडी खर्राटे के साथ सर्प लोगों के ग्रैंड एल्डर ने यून को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए पलटकर देखा। अगले ही पल उसने सीधे 4 सर्प लोगों के नेताओं को आदेश दिया, महारानी के आदेश से सभी आदिवासी तुरंत हमारे क्षेत्र में वापस चले जाओ। क्या हम पीछे क्यों हट रहे हैं? इतने बढ़िया अवसर के साथ क्यों न इस किले पर कब्जा कर लिया जाए जो सालों से यहाँ पर बना हुआ है। चारों स्नैक पीपल लीडर यिनशे, यानसी, हेईडू और हुआ शेवांग सभी ग्रैंड एल्डर के आदेश से दंग रह गए। कुछ ही दूर पर यून भी आदेश सुनकर चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने पूर्वज स्तर की विशेषज्ञ रानी मेडुसा नहीं थी। रानी मेडुसा ने अचानक पीछे हटने का आदेश क्यों दिया? यून की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसकी चौकस निगाहों के नीचे 4 स्नैक पीपल लीडर, हालांकि अनिच्छुक थे, ग्रैंड एल्डर के निर्देशों के अनुसार सेना को रेगिस्तान की गहराई में वापस ले गए। युवती, हम फिर मिलेंगे। सेना के रवाना होने के बाद स्नैक पीपल के ग्रैंड एल्डर ने अचानक यून से ठंडे स्वर में बात की और फिर एक रोशनी की किरण में बदल गए और क्षेत्र से चले गए। स्नैक पीपल पीछे हट गए हैं। संप्रदाय नेता यून ने वास्तव में क्या कहा? यूं क्या?
क्या ऐसा हो सकता है कि एक शब्द ने सांप लोगों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया हो? अध्याय 339, रानी मेडुसा को सत्ता सौंपना। साधना की अपार वापसी। सांप लोग पीछे हट गए हैं। संप्रदाय नेता युन युन ने वास्तव में क्या किया? क्या ऐसा हो सकता है कि एक शब्द ने सांप लोग सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? युन युन को आगे बढ़ते देख रानी मेडुसा ने न केवल हमला करने से परहेज किया, बल्कि अपनी सेना को पीछे हटने के लिए भी प्रेरित किया। इससे नालन जी, फैंगली और शेर राजा बेहद उत्सुक हो गए। जब वे चारों देख रहे थे, रानी मेडुसा और सांप लोग सेना धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल हो गई। वे जल्दी से उस जगह चले गए जहां युन युन खड़ी थी। संप्रदाय नेता युन युन, आपने रानी मेडुसा से ऐसा क्या कहा जिससे वह इतनी आसानी से पीछे हट गई? नालन जी ने अपने दिल में संदेह व्यक्त किया। वह महिला रानी मेडुसा नहीं थी। युन युन ने जवाब दिया, उसने पहले जो कुछ सुना था उसे साझा किया। एक पूर्वज स्तर की विशेषज्ञ जो रानी मेडुसा नहीं है। जिस तरह से उसने कहा, महारानी के आदेश से यह स्पष्ट है कि सांप लोगों की जनजाति के भीतर उसकी स्थिति रानी मेडुसा से कम है। यह अप्रत्यक्ष रूप से इंगित करता है कि रानी मेडुसा उस रानी से भी अधिक शक्तिशाली है जिसे हमने अभी देखा है। युन युन की बात सुनकर नालन जी, फैंगली और लान किंग ने कुछ डर के साथ स्थिति का विश्लेषण किया। ये जानकारी तुरंत राजकुमारी याओ ये को दी जानी चाहिए और हमें सांप लोगों की गतिविधियों की जल्दी से जांच करनी चाहिए। किले में लौटने पर चिंता से भरी नालन जी ने युवा अधिकारियों को आदेश जारी करना शुरू कर दिया। तभी एक अप्रत्याशित खबर आई। मार्शल, ऐसा लगता है कि स्टोन डेजर्ट सिटी में एक अज्ञात विशेषज्ञ ने रानी मेडुसा और अनगिनत सांप लोगों के सैनिकों को रोक दिया है। एक युवा सैनिक शहर की दीवार तक दौड़ा, हाँफते हुए बोलते हुए। नालन जी और अन्य लोग इस खबर से लगभग अवाक रह गए। यहाँ तक कि शहर की दीवार पर खड़ी युन युन भी थोड़ी हैरान थी। स्टोन डेजर्ट सिटी बस एक छोटी सी जगह है। क्या हमने वहाँ केवल ग्रैंड मास्टर स्तर के कमांडर को ही तैनात नहीं किया था? इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ कब प्रकट हुआ? नालन जी ने गहरी सांस ली, आश्चर्यचकित। मार्शल को रिपोर्ट करते हुए, उस विशेषज्ञ के बारे में अफवाह है कि उसे स्टोन डेजर्ट सिटी के सबसे बड़े भाड़े के समूह, एल्डर ब्रदर भाड़े के समूह के नेता द्वारा आमंत्रित किया गया था। युवा सैनिक ने जोड़ा, एल्डर ब्रदर भाड़े के समूह का नेता? ये व्यक्ति कौन है? भाड़े के समूह का उल्लेख सुनकर नालन जी और अन्य लोगों ने जल्दी से आगे पूछताछ की। इस समय किले में तैनात मध्यम आयु वर्ग के कमांडर ने अचानक कहा, बूढ़े मार्शल नालन, एल्डर ब्रदर भाड़े के समूह के नेता के बारे में हम केवल इतना जानते हैं कि उसका उपनाम लियू है, लेकिन उसका असली नाम अज्ञात है। अनुमान है कि वह 19 साल से कम उम्र का है और उसका साधना स्तर 5 स्टार ग्रैंड मास्टर के आसपास है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि वह टियर 3 कीमियागर भी है। स्टोन डेजर्ट सिटी में आने के 1 साल से भी कम समय में उसने अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को शहर के शीर्ष भाड़े के सैनिकों के समूह में विकसित कर दिया। इसके अलावा वे ही थे जिन्होंने हमें स्नैक पीपुल्स की गतिविधियों के बारे में शुरुआती जानकारी दी। क्या इस युवक में इतनी प्रतिभा है? गढ़ में तैनात कमांडर से एल्डर ब्रदर भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए उपनाम वाले नेता के बारे में विस्तृत परिचय सुनकर समूह मन ही मन चकित हो गया। कुछ समय पहले उन्होंने यान जियाओ जैसे युवा शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत देखी थी और अब उन्हें समान रूप से असाधारण प्रतिभा वाले एक और युवक की खोज हुई थी, जिससे वे थोड़ा भावुक हो गए। ऐसा लगता है कि जिया माँ साम्राज्य के लिए एक नया युग शुरू हो रहा है। हम बूढ़े लोगों को एक तरफ हटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वास्तव में भविष्य इन युवा लोगों का है। ये देखते हुए लियू उपनाम वाले उस युवा के पास एक अद्वितीय गुरु होना चाहिए। उसके साथ स्टोन डेजर्ट सिटी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अन्य लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, युन युन गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उपनाम लियू, टियर 3 कीमियागर, एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास प्रशिक्षु, 1 वर्ष से भी कम समय। विभिन्न सुरागों को एक साथ जोड़ते हुए युन युन को जल्दी ही संदेह हो गया कि स्टोन डेजर्ट सिटी में युवा लियू लिंग था, जो बूढ़े द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया एक शिष्य था। हर कोई सांप लोगों की सेना की वापसी वास्तविक हो सकती है या सिर्फ एक चाल। मैं आगे की जांच करने का इरादा रखता हूं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद युन युन ने सीधे नालन जी और अन्य लोगों को अलविदा कहा। युन युन के शब्दों को सुनकर नालन जी और उनके साथी पूरी तरह से सहमत हो गए। सांप लोगों की गतिविधियों को जानने में मदद करने के लिए एक सम्राट विशेषज्ञ होना कुछ ऐसा था जिसकी वे और अधिक मांग नहीं कर सकते थे। बेशक युन युन का बयान केवल सांप लोगों की गतिविधियों की जांच करने के बारे में नहीं था। उसका असली उद्देश्य स्टोन डेजर्ट सिटी जाना और उस लियू उपनाम वाले नेता के पीछे की शक्तिशाली शख्सियत से मिलना था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह शक्तिशाली शख्स कोई और नहीं बल्कि गुहे था, जिसने कुछ समय पहले युनलैंड संप्रदाय को छोड़ दिया था। पति, मुझे आशा है कि आप अभी भी वहाँ हैं।
अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना करते हुए यूनियन के सियान पंख अचानक उसके पीछे फैल गए क्योंकि वह तेजी से शहर की दीवार से दूर दूर के आसमान की ओर उड़ रही थी। इस बीच टैगोर रेगिस्तान के भीतर रानी मेडुसा बहुत पहले ही मुख्य बल को छोड़कर अकेले ही स्नैक पीपुल्स के मंदिर में लौट आई थी। रानी मेडुसा की वापसी के बारे में जानने पर मंदिर की रखवाली कर रहे मेडुसा रॉयल गार्ड के कप्तान हुआशे र ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। हालांकि रानी मेडुसा ने अपनी वापसी पर पहला आदेश सभी मेडुसा रॉयल गार्ड को मंदिर छोड़ने के लिए कहा। उसने ये भी निर्देश दिया कि उसके बाद मंदिर में चाहे कोई भी आवाज़ या हलचल क्यों न हो, कोई भी उसकी आज्ञा के बिना अंदर नहीं जाएगा। हालांकि हुआशे र रानी मेडुसा के आदेश से हैरान थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पालन किया। कुछ ही क्षणों बाद सर्प लोगों के विशाल मंदिर में केवल रानी मेडुसा रह गई। रानी मेडुसा ने कुछ नहीं किया, बस आलीशान सिंहासन पर चुपचाप बैठी रही। पूरा मंदिर एक गहन मौन में लिपटा हुआ था। इस मौन के 7 या 8 घंटे बाद मंदिर के केंद्र में अचानक हिंसक रूप से जगह मुड़ने लगी। इस घटना को देखते हुए रानी मेडुसा का आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरा खुशी से चमक उठा और वह तुरंत एक गंभीर भाव के साथ खड़ी हो गई। शिष्य कैलिन गुरु का स्वागत करते हैं। जैसे ही रानी मेडुसा ने सिर झुकाया, नीले रंग के लबादे में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, एक परिष्कृत और विद्वान दिखने वाला, धीरे धीरे विकृत स्थान से बाहर निकला जो बीच हवा में मंडरा रहा था। कैलिन, गुरु और शिष्य के बीच औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी मेडुसा की मुद्रा देखकर गुहे ने अपना हाथ हिलाया और शांत स्वर में बोला, मास्टर, क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? इसके बाद अपनी खूबसूरत आंखों में चिंता के साथ कैलिन ने पूछा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि गुहे ने अस्थायी रूप से उससे अलग होने का कारण उसे सांप लोगों की सेना की वापसी को संभालने देना था और दूसरी ओर अपनी चोटों से उबरना था। चोटें? ओह, वह छोटी सी चोट आपके स्वामी के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर कि रानी मेडुसा की पहली चिंता उसकी चोटें थीं, गुहे को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार ये केवल एक नाटक था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि रानी मेडुसा इतनी चिंतित होंगी। अध्याय 340 500 साल की साधना। बोलने के बाद गुहे हल्के से नीचे उतरा और बीच हवा से सिंहासन के बगल में जैद मंच पर पहुंचा। एक बार फिर गुहे के करीब पहुंचकर रानी मेडुसा अपने दिल की धड़कनों को बढ़ने से रोक नहीं पाए। अतीत में वह हमेशा बहुत ऊपर खड़ी रहती थी, अपने नीचे अनगिनत आदिवासियों का सामना करती थी, लेकिन अब गुहे के सामने वह अविश्वसनीय रूप से सम्मानजनक लग रही थी। जैसे ही गुहे सिंहासन के पास पहुंचा, उसने रानी मेडुसा के शरीर से निकलने वाली अनोखी खुशबू को महसूस किया। उसके इतने करीब होने के कारण गुहे की सांसें अनजाने में गहरी हो गईं। शांत मंदिर में रानी मेडुसा की तेज धड़कन और गुहे की कुछ हद तक नशे में धुत सांसों की आवाज़ बढ़ गई, जिससे उनके बीच थोड़ा अजीब माहौल बन गया। आहम, अजीबोगरीब स्थिति को देखते हुए गुहे ने तनाव को कम करते हुए हल्के से अपना गला साफ किया। कैलिन, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य क्यों बनाया? गुहे ने अचानक पूछा। शिष्य को याद है, ये कैलिन के साथ रंग निगलने वाले अजगर के रूप में अद्वितीय संविधान के कारण है। गुहे के प्रश्न को सुनकर कैलिन ने पहले की अजीबोगरीब स्थिति से बाहर आकर अपनी मुद्रा को सीधा किया और एक गंभीर भाव के साथ उत्तर दिया। जैसे ही रानी मेडुसा ने अपनी पीठ सीधी की, उसका गर्वित शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया, एक आकर्षक आकर्षण प्रकट कर रहा था। यह अच्छा है कि आपको याद है, जो कोई भी मेरा शिष्य बनता है उसे बधाई के रूप में 3 उपहार मिलते हैं। आपको तीनों को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह के आकर्षक दृश्य का सामना करते हुए गुहे लगभग नियंत्रण खो बैठे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अब कैलिन को नहीं देखा। 3 उपहार। रानी मेडुसा ने चुपचाप अपने मन में शब्दों को दोहराया। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें बगल की ओर मुड़े हुए गुहे को देख रही थीं। उसके लाल होंठों के कोने पर एक पतली मुस्कान दिखाई दी। एक पल में उसका नाजुक चेहरा मोहक आभा के स्पर्श में लिपटा हुआ था। क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट नहीं की? यह महसूस करते हुए कि रानी मेडुसा ने कोई जवाब नहीं दिया, गुहे ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसकी ओर देखने लगा। उस पल उनकी आंखें मिलीं। रानी मेडुसा के लाल होंठ हल्की मुस्कान में बदल गए। रानी मेडुसा अपने आकर्षण से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए जब उसने गुहे की सूक्ष्म प्रतिक्रिया देखी तो वह मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने सोचा, तो मास्टर जैसा कोई भी व्यक्ति शर्मिला हो सकता है। मास्टर, केवल 3 उपहार, क्या ये बहुत कम नहीं है? कैलिन ने हल्की हंसी के साथ चिढ़ाया। ओह, आपको लगता है कि यह बहुत कम है? चिंता न करें, ये केवल 3 नहीं है। आप जो चाहें आपके मास्टर आपको दे सकते हैं। कैलिन की प्रतिक्रिया सुनकर गुहे ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। गुहे के कठोर भाव को देखकर रानी मेडुसा ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और समझाया, मास्टर, कैलिन पहले आपसे मजाक कर रही थी। 3 उपहार ही काफ़ी हैं। हे, कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले गुहे ने सच में सोचा था कि रानी मेडुसा को 3 उपहार अपर्याप्त लगे,
लेकिन अब उसकी व्याख्या सुनकर वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर अपने सामने बैंगनी सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा, कैलिन, सिंहासन पर वापस बैठो। मैं तुम्हें पहला उपहार देना चाहता हूँ। जैसे ही गूहे ने बैंगनी सिंहासन की ओर इशारा किया, रानी मेडुसा की आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। उसने धीरे से अपनी बहती हुई स्कर्ट के हेम को ठीक किया और शान से बैठ गई। कैलिन, अब मैं अपनी शक्ति तुम्हें हस्तांतरित करूंगी। घबराओ मत, तुम्हें शांत रहना चाहिए और इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। शक्ति हस्तांतरित करना। गूहे के शब्दों को सुनकर रानी मेडुसा स्पष्ट रूप से थोड़ी हैरान थी, और अगले ही पल एक जोड़ी गोरे हाथ धीरे धीरे उसके शरीर की ओर बढ़े। रानी मेडुसा, जिसने कभी किसी पुरुष को अपने शरीर को छूने की अनुमति नहीं दी थी, जब उसने इस हाथ को आते देखा तो उसने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इसके तुरंत बाद उसके माथे पर गर्म सनसनी फैल गई। मैं शुरू करने वाला हूँ, गूहे ने कहा। गूहे से यह अंतिम कथन सुनकर रानी मेडुसा अपनी आंखें बंद करके थोड़ी घबरा गई। अचानक उस हाथ से एक भयानक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। ये है, गूहे ने जो पहले उल्लेख किया था उसे याद करते हुए रानी मेडुसा ने जल्दी से अपनी आंतरिक साधना विधि को सक्रिय किया, अपने शरीर में प्रवेश करने वाली विशाल ऊर्जा को अवशोषित किया। बस एक पल में वह ये देखकर चकित रह गई कि उसका नया उन्नत 5 सितारा पूर्वज क्षेत्र पहले से ही संतृप्त अवस्था में पहुंच चुका था। इससे पहले कि वह इस बारे में प्रसन्न हो पाती, उसकी साधना अचानक 5 सितारा पूर्वज की अड़चन को तोड़कर 6 सितारा पूर्वज के क्षेत्र में आगे बढ़ गई। इस समय उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि गूहे किस विधि का उपयोग कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा इतनी विशाल थी कि उसे पूरी तरह से इसे अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। कुछ ही समय बाद रानी मेडुसा की साधना फिर से आसमान छूते हुए सीधे 7 सितारा पूर्वज तक पहुंच गया, और फिर भी इस ऊपर की गति ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। 7 सितारा पूर्वज का शिखर, 8 सितारा पूर्वज, 8 सितारा पूर्वज का शिखर, 9 सितारा पूर्वज। जब तक वह 9 सितारा पूर्वज तक नहीं पहुंची, तब तक उसकी आभा में विस्फोटक वृद्धि थोड़ी धीमी नहीं हुई। इस बिंदु पर भी गूहे ने अपनी शक्ति को स्थानांतरित करना बंद नहीं किया था, तेजी से उसकी साधना को 9 सितारा पूर्वज के शिखर तक बढ़ा दिया था। 9 सितारा पूर्वज के शिखर पर पहुंचने के बाद रानी मेडुसा ने वेनेरेट क्षेत्र में प्रवेश करने के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। यह आभा, आखिर महारानी को क्या हो रहा है? इतने कम समय में उनकी आभा इतने भयानक स्तर तक कैसे पहुंच गई? भव्य मंदिर के ऊपर विशाल आकाश में सैकड़ों मीटर व्यास का एक विशाल ऊर्जा भंवर बनने लगा, जिसने हुआ शेर और मंदिर के बाहर तैनात मेडुसा रॉयल गार्ड को चौंका दिया। इस बीच मंदिर के भीतर बैंगनी सिंहासन पर रानी मेडुसा के अन्यथा निर्दोष चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। गूहे ने कहा, ऐसा लगता है कि कैलिन की साधना को एक बार में वेनेरेट क्षेत्र में ऊपर उठाने की कोशिश करना थोड़ा ज्यादा है। रानी मेडुसा की स्थिति को भांपते हुए गूहे ने तुरंत सत्ता के हस्तांतरण को रोक दिया। उसी समय गूहे के दिमाग में एक सूचना गूंजी। डिंग! पता चला कि मेजबान ने 7वें शिष्य कैलिन को आधे साल की साधना प्रदान की है। मेजबान को 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने के लिए बधाई, जिससे आपको 500 साल की साधना प्राप्त हुई। नोट: ये 500 साल की साधना 5 सितारा वेनेरेट क्षेत्र से मेल खाती है। 500 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है। कृपया इसे जांचें और अपनी सुविधानुसार प्राप्त करें। जैसे ही गूहे को सिस्टम अधिसूचना मिली, मंदिर के ऊपर अभी बना विशाल ऊर्जा भंवर अचानक बिखर गया। इस परिवर्तन के कारण हुआ शेर, जो बाहर पहरा दे रही थी, घबरा गई। महाराज, क्योंकि रानी मेडुसा ने पहले ही निर्देश दिया था कि बिना अनुमति के किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, हुआ शेर केवल बाहर से जोर से चिल्ला सकती थी।